हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा कि पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 2019 से लेकर 2022 के बीच में पूछे गए सिंटेक्स के सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा वीडियो हमारी जो है सिंटेक्स का, ये पार्ट सेकंड है। अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्ले लिस्ट में वहाँ जाकर देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते देखिए हमारे यहाँ 11 नंबर पे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सिटिंग ऑन द गेट। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि सिटिंग ऑन द गेट स्कॉर्पियन स्टंग हिम। तो अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना, अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ कह रहा है सिटिंग ऑन द गेट, गेट पर कोई बैठा हुआ था। तो गेट पर कौन बैठा रहा होगा? स्कॉर्पियन बैठी रही होगी या फिर कोई इंसान बैठा रहा होगा। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि वह हिम जो आया है ना, ये हिम जो है, कह रहा है ये जो हिम है ना, यहाँ ये बैठा हुआ था। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वह यहाँ पे बैठा हुआ था तभी स्कॉर्पियन ने उसको काट लिया। ठीक, तो यहाँ कुछ ये सेंटेंस देना चाह रहा है, सेंस हमारा ये देना चाह रहा है। तो हमें करना क्या है, देखिए जब इस तरह से आपको बताया गया है, अगर याद रखें आप, अगर आप देखें प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर 4 आपको बताया गया था क्लास में, अगर आपने क्लास लिया होगा तो आपको बताया गया था कि अगर कम से कम दो सेंटेंस हो और दोनों सेंटेंस में दो सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस में जिस सेंटेंस में पहला काम चल रहा है, अगर वो किस में हो, कॉन्टिन्यूअस में हो। अगर कॉन्टिन्यूअस में हो, पहला सेंटेंस किस में हो, कॉन्टिन्यूअस में हो, और दूसरा सेंटेंस हमारा किस में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो। तो जिस सेंटेंस में पहला एक्शन होता है, अगर वो सेंटेंस पास्ट अगर कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो हम करते क्या है, वाइल के साथ आईएनजी का यूज करते थे। ठीक, लेकिन कब करते थे कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट भी एक होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हम ही मान लेते हैं, इसमें हो जाएगा ही, इसमें हो जाएगा स्कॉर्पियन, तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक करेंगे। इसके लिए ट्रिक क्या यूज करेंगे, देखिए जैसे यहां पे देखिए क्वेश्चन यहां इसको सही किया गया है। देखिए यहां किया क्या गया है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि ही वॉज सिटिंग ऑन द गेट, कि वह उस पे गेट पर बैठा हुआ था। ठीक, अब एक सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट हो गया है ही, तो अब दूसरे में भी ही आएगा, तभी दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होगा। तो हम करेंगे क्या कि ये जो सेकंड पोर्शन है ना सेंटेंस, इसका पेशी वाइज बना देंगे। जैसे पेशी वाइज बनाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस, देखिए पहले तो जैसे हमने यहाँ ही लगाया, यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद दूसरा सेंटेंस हमने सेम टू सेम लिख दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो हमारा क्वेश्चन है, मतलब इसका फुल फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी भी इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग है। अब दोनों सेंटेंस को सब्जेक्ट अलग अलग है, इसको एक कैसे करें, तो देखिए अगर इस ही पहले में आया है सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस में क्या है, स्कॉर्पियन है, ऑब्जेक्ट है हिम। अगर हिम को हम सब्जेक्ट बना दें और स्कॉर्पियन को ऑब्जेक्ट बना दें, इसका मतलब इसका पेशी वाइज कर दें, तो खुद ही हमारा सेंटेंस आ जाएगा इस फॉर्मेट में। तो हमारा सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा ही वॉज सिटिंग ऑन द गेट और ही वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। ठीक, अब ये सेंटेंस क्या हो गया कि जिस सेंटेंस में पहला एक्शन हो रहा है कॉन्टिन्यूअस में भी है, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या है, एक है। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होता है, जिस सेंटेंस में पहला एक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो उसका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब जो होता है उसको हटा दिया जाता है और उसी के पहले हम क्या यूज कर देते हैं, वाइल यूज कर देते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वाइल सिटिंग ऑन द गेट, और उसके बाद हो जाएगा कॉमा, यहां लगा देंगे, फुल स्टॉप को हटाकर कहेंगे ही वॉज स्टंग बाई स्कॉर्पियन। तो हमारा आंसर ये बनेगा। क्वेश्चन हमारा ये था, लेकिन इसका आंसर कौन सा बनेगा, हमारा आंसर ये बनेगा। तो देखिए कैसे घुमा कर दिया गया है, ये आपको सिंटेक्स में दिया गया है, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन जो है सिंथेसिस का है। अगर सिंथेसिस में आप अगर पार्टिसिपल पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ये आपको मिलेगा। ठीक, तो अब आ जाते हैं, देखिए इसी क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को जब करने के लिए आप चाहें तो इस जो क्वेश्चन हमारा ये है ना, जिससे हमने इसको क्वेश्चन को सीधा किया है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, आपको जो ये बताया गया कि क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे, सही करेंगे। जैसे आप कहा है कि यहां पे आया है कि ही वॉज, तो ही वॉज सिटिंग ऑन द गेट और ही वॉज स्टंग बाई स्कॉर्पियन। ठीक, इसको हमने क्या किया कि पेशी वाइज कर दिया है, लेकिन हम चाहे तो इसका एक्टिव वाइज ही रहने दे अगर थोड़ा सा, तब भी इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिखेंगे कि ही वॉज सिटिंग ऑन द गेट और स्कॉर्पियन स्टंग हिम। चाहे तो हम इसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन जब ऐसे रहने देंगे ना तो इस सिंपल सेंटेंस में नहीं कन्वर्ट होगा, फिर इसका कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, केवल जिस सेंटेंस में पहला एक्शन हुआ है उसके पहले या तो लगा देंगे एज या तो लगा देंगे वाइल, दो में से कोई एक लगा देंगे और दोनों सेंटेंस को कॉमा से जोड़ देंगे, तब भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस बन रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और यहां पे जो एग्जामिनर ने क्या यूज किया गया है, आईएनजी यूज किया गया है। इसका मतलब क्वेश्चन हमें दिया गया था सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, वो एग्जामिनर ये चाह रहे हैं कि आप इसको सिंपल सेंटेंस में करेक्ट करके बनाएं। तो सिंपल सेंटेंस जो बनेगा ना, वो वाइल से ही सेंटेंस हमारा बनेगा, वाइल हो जाएगा वाइल सिटिंग ऑन द गेट ही वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस का आंसर है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें काम चलाओ, अगर मान लीजिए आप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते तो आप चाहते तो एज अ वाइल भी लगा सकते थे, बट इस क्वेश्चन में हमारा वाइल के साथ आईएनजी लगाना ज्यादा बेटर माना जाएगा कि क्वेश्चन अगर पूछा गया है सिंपल सेंटेंस में तो उसका आंसर भी कोशिश करिए आप सिंपल सेंटेंस में ही देने की। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिज पेरेंट्स जो है, हिज पेरेंट्स जो है यहाँ पे डिप्राइव्ड हिम विद ऑल
ही हैड। अब देखिए यहाँ पे जो है हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड, तो डिप्राइव्ड जानते रहिएगा एक ऐसी वर्ब है ना, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो हमेशा अपने साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन लेकर आती हैं। जैसे लिसन के साथ आप टू लगाते हैं, है ना, तो लिसन के साथ टू लगाते हैं, तो उसी तरह से कुछ वर्ब होती है जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। अगर वो वर्ब आएंगी तो आगे प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा। तो उन्हीं में से जो डिप्राइव्ड वर्ब है ना, इसके साथ हमेशा क्या यूज आता है, ऑफ यूज किया जाता है। और इसमें देखिए क्वेश्चन में ऑफ मिसिंग था, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जैसे ही इसके बाद ऑफ लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब और कौन कौन सी वर्ब है जिनके बाद ऑफ आता ही आता है, तो उनमें से कुछ वर्ब की यहां देखिए कुछ बताया भी गया आपको। जैसे हो गया एक्यूज्ड, हो गया एक्यूज्ड के साथ आप एक्यूज्ड ऑफ, एस्योर्ड ऑफ, ashamed of, approved of, afraid of, aware of, beware of, boast of, confident of, cured of, convinced of, capable of, deprived of, despaired of, divide of, और यहाँ है फॉन्ड ऑफ, लैक ऑफ और नीड ऑफ। तो इन सब जो भी वर्ब है ना, इसको केवल देखिए याद नहीं करना, केवल ऐसे पढ़ते जाना है। कैसे पढ़ेंगे, जैसे एक्यूज्ड ऑफ, एस्योर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, अप्रूव्ड ऑफ, तो जैसे ऐसे पढ़ते रहेंगे ना, तो जैसे ये वर्ड दिखेगा, जैसे उसको पढ़ेंगे तो ऑफ अपने आप आपको याद आ जाएगा। तो इसको ऐसे केवल पढ़ना है, इसको बहुत ज्यादा रटना नहीं है, ठीक। तो इन सभी वर्ब के साथ क्या होता है, ऑफ का यूज होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं अपने देखिए अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दिस न्यूज, तो देखिए यहाँ है कि दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, कि ये जो खबर जो है ना, ये जो खबर है, इसने हमारे जो है मन की एकदम शांति को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया, भंग कर दिया। अब देखिए इसमें नॉर्मल सी बात है कि यहाँ जो न्यूज़ आया है ना, न्यूज़ जो आया है, ये वर्ड न्यूज़ प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन न्यूज़ जो होता है वो सिंगुलर माना जाता है। जब सिंगुलर माना जाता है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और जब सिंगुलर है तो इसके साथ दीज नहीं, दीज तो प्लूरल के साथ आता है। तो इसमें दो मिस्टेक है, एक मिस्टेक यहाँ पर मिल गया है और एक मिस्टेक ये है। तो इन्हीं दोनों को सही कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए हमने दीज को कर दिया दिस और हैव को कर दिया यहाँ पे हैज। जैसे आप करेंगे दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या था, इनकरेक्ट था। न्यूज क्या होता है, आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ दिस लगाया जाता है और वर्ब भी क्या लगाई जाती है, सिंगुलर लगाई जाती है, ठीक। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। अब इसमें क्या है, इनकरेक्ट। तो याद रखिएगा, पहले तो देखिए ये जानते रहिएगा, जब भी सेंटेंस किससे शुरू हो, इट इज, अगर इट इज या इट वॉज से आएगा, जानते रहिएगा, तो आगे जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा हमेशा आएगा सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आना चाहिए। अगर इट इज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन अगर आ रहा है, जैसे इट इज आई, इट इज मी नहीं कह सकते, इट इज यू, जैसे इट इज ही कह सकते हैं, इट इज हिम नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए नीचे वाले सेंटेंस बताया भी गया है, जैसे देखिए इसमें इट इज के बाद मी लगा दिया गया, तो इट इज के बाद मी नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए, इसलिए हमारा सेंटेंस ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक एग्जाम इसमें क्या क्वेश्चन में आया है जो इसमें मिस्टेक हमें देखना है, ध्यान ये देना है कि जब भी आई या हु जो भी आएगा, जो भी यहाँ नाउन प्रोनाउन आएगा, तो नाउन प्रोनाउन के बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा, हु जनरली आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, हु के बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करता है किसके अनुसार आएगी, हु के पहले जो होगा। अगर हु के पहले आई आया है तो हु के बाद आई के अकॉर्डिंग यहाँ एम आना चाहिए, इज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ये मिस्टेक किया गया था, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया था, इनकरेक्ट। तो हु के पहले आपको देखना है, अगर आई आया है तो हु के बाद आप क्या लगाएंगे, आई के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक। जैसे देखिए इन सेंटेंसेस में कुछ आपको एग्जांपल दिए भी गए हैं। जैसे देखिए इट इज, इट के बाद इज आया, अब यहाँ क्या है, ही, सब्जेक्टिव केस है। जब इट इज ही हो गया, उसके बाद क्या है, हु। जब हु के पहले क्या आया, ही आया, तो उसके बाद क्या आप लगा रहे हैं, इज लगा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आया है इट इज के बाद शी आया है, शी के पहले बाद क्या है, हु के पहले शी है, शी सिंगुलर है, तो उसके अनुसार क्या है, यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया। उसी तरह से इट इज के बाद क्या आया, दे आया, लेकिन हु के पहले जब क्या आया है, दे आया है, तो हु के बाद क्या हम लगा रहे हैं, आर लगा रहे हैं। तो ये हु के पहले जो नाउन प्रोनाउन होगा ना, उसी के अनुसार आगे की वर्ब आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक। उसी तरह देखिए यहाँ पे इट इज वी, इट इज वी आया है, तो वी हमें पता है वी भी प्लूरल होता है, तो वी के अनुसार हु के बाद जो वर्ब आएगी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, आर हो गया। इसका मतलब कि इसमें दो चीज़ें देखनी है। पहले तो ये देखना है कि इट इज के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव आना चाहिए, लेकिन देखिए इस वाले सेंटेंस में क्या आया था, यहाँ ऑब्जेक्टिव आया था, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया था, इनकरेक्ट। और दूसरी चीज़ क्या देखना है कि इसके बाद जो अगर हु या हुम जो भी बनेगा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हु के पहले वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक। तो मे बी ये भी आप समझ में आपको आ गया होगा। तो
हमारे ये जो भी सेंटेंस थे ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, राइट है, ये भी सेंटेंस क्या है, राइट है, और बाकी सभी सेंटेंसेस हमारे क्या है यहाँ पे राइट ही हैं। ठीक, बस यही 2 पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीइंग अ कोल्ड नाइट, तो बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टे इन माई होम, तो इसका मतलब कहना है ये चाह रहा है कि बहुत क्या है, बहुत ठंड भरी रात होने की वजह से मैं घर पे ही रुक गया, मैं घर पे ही रहा, मैं बाहर नहीं गया। इसका मतलब देखिए जब भी बीइंग से सेंटेंस शुरू होगा ना, तो आपको ये देखना है कि बीइंग के बाद जो कंडीशन बोली गई है क्या ये सब्जेक्ट के लिए बोला गया है या किसी और के लिए बोला गया है। अब ये देखा जाए तो ये सब्जेक्ट के लिए नहीं है, तो जब भी बीइंग के बाद, याद रखिएगा, जब भी बीइंग के बाद अगर आपको इस तरह से कंडीशन दिख जाए और अगर आ जाए जैसे नाइट आ गया, डे आ गया, या कोई आ गया रीजन में ला सकता है, कोई मौसम आ गया, ऋतु किसी की बात आ गई, कोई कंडीशंस की बात आ गई, तो याद रखिएगा बीइंग के पहले इट छिपा हुआ रहता है। ठीक, इट छिपा हुआ है और यहाँ इट आपने नहीं लगाया, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एग्जामिनर ने हमें जानबूझ के ऐसे दिया है, आपको करना है क्या है, बीइंग के पहले इट लगा देना है, क्योंकि नाइट के लिए देखिए नाइट, अगर नाइट के लिए आपको बोला जाए कि प्रोनाउन लगाइए, नाइट या डे, इनके लिए हम क्या लगाएंगे, इट ही यूज करेंगे। अगर बहुत ढेर सारी नाइट्स होती तो हम डे लगाते, लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो रात है वो बहुत ज्यादा ठंड से भरी है, और रात कौन है, स्पेशली किसी एक की बात कर रहा है रात की, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इट सेंटेंस के पहले लगा देंगे। इसी तरह इसी में अ वेरी रेनी डे, तो वेरी रेनी डे जो है वो मैं तो रेनी डे नहीं हूं, तो ये रेनी डे मतलब दिन के लिए बोला गया, जब दिन के लिए बोला गया तो इसके पहले भी इट क्या है, मिसिंग है। ठीक, इसी तरह से इसमें भी क्या है, बीइंग वेरी डार्क नाइट, तो बड़ी अंधेरी रात होना, तो अंधेरी रात जो है, रात के लिए हम क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे, तो इसमें भी क्या है, यहाँ इट क्या है, मिसिंग है। ठीक, तो इन सभी सेंटेंसेस में क्या है, ये तो आपका जो 15 नंबर है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन उसी से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन को और क्रिएट कर दिया ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक, अब मान लीजिए आपको इस तरह समझ में आ गया होगा, इसी को दूसरे तरीके से आइए समझ लेते हैं। अगर आपने सिंथेसिस पढ़ा होगा तो सिंथेसिस में आपको बताया गया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर 3। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल नंबर 3 आप पढ़ते हैं तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो भी यहाँ पे है, बीइंग वेरी कोल्ड नाइट, ये जो क्वेश्चन था एक्चुअल में क्वेश्चन ये था कि इट वाज अ कोल्ड नाइट आई स्टे इन माई होम, ठीक, हाउस। अब इस तरह सेंटेंस है, द प्रॉब्लम क्या है, कोल्ड नाइट, ठंड भरी रात होना क्या है, ये क्या है, प्रॉब्लम है या कारण है, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि मैं घर पे ही रहा। तो जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए एक है, अलग अलग है, इसमें है इट और इसमें है आई, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो कोई चीज हटाते नहीं है, बल्कि जहां पे इट का इट ही लिख देंगे और इज एम आर वॉज वर्ब को यहां बीइंग बना देते हैं और दोनों सेंटेंस को क्या कर देते हैं, कॉमा से जोड़ देते हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हम इट को हटा दें तो हमारा सेंटेंस बीइंग हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि बीइंग से तब सेंटेंस शुरू करते हैं जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होता है, लेकिन यहाँ एक तरफ इट है एक तरफ आई है, तो इसलिए इट से हमारा सेंटेंस शुरू होगा और आई भी रहेगा, बीइंग से नहीं कर सकते हम। ठीक, एग्जैक्टली सेम इसी तरह इसमें भी देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इट वॉज अ वेरी रेनी डे, तो इट एक तरफ है इट है और एक तरफ क्या है, आई है। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक अलग अलग होता है तब कोई चीज हटाते नहीं है, केवल क्या करते हैं, इट को इट ही लिख देंगे, वॉज वर या इज एम आर जो होता है उसको क्या कर देते हैं, बीइंग लगाकर दोनों सेंटेंस को कॉमा से ऐड कर देते हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ इट को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों, इट को हम तब हटाते हैं अगर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी इट आया होता, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होता है तब पहले सेंटेंस से सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं। ठीक, उसी तरह से देखिए ये भी सेंटेंस, इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट, तो यहाँ पे क्या आया है, एक तरफ है इट और आया है एक तरफ आई आया है, तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, एक है, अलग अलग है। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है तो इट को इट ही लिखेंगे, जैसे वॉज वर दिखेगा उसको क्या कर देंगे, बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे और दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ पे कॉमा का प्रयोग कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन अगर इट को हटा देंगे तो इट को हटाने का मतलब है दूसरे में इट होना चाहिए, लेकिन दूसरे में तो है नहीं, अगर इट को हटाएंगे तो लगाएंगे कहां, इसलिए इट को नहीं हटाया जा सकता, और अगर हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यहाँ इट बीइंग आया है ना, बीइंग अ कोल्ड नाइट, तो यहाँ नाइट के लिए बोला गया है, तो अगर नाइट होगा तो नाइट के लिए इट रहा होगा, यहाँ जब इट रहा होगा तो यहाँ पे आई है, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक रहा होगा तो मतलब अलग अलग रहा होगा, तो फिर यहाँ इट कैसे हट गया, तो प्रॉब्लम यही है, तो वहाँ इट हटा दिया गया है, यही यहाँ प्रॉब्लम है, इसको आपको इट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो मे भी ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने सिंथेसिस पढ़ा होगा तो आपको अच्छी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आ जाते देखें अपने अगले क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर यू
टू योर काइंडनेस। अब देखिए ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, जनरली जितने क्वेश्चन होते हैं सब गलत ही पूछे जाते हैं, आपको करेक्शन करने के लिए दिए जाते हैं। देखिए ग्रेटफुल के साथ दो कंडीशन है, आपको ये याद रखना है। देखिए ग्रेटफुल जो होता है ना, ग्रेटफुल के साथ टू भी लगता है और ग्रेटफुल के साथ फॉर भी लगता है, लेकिन कब, ग्रेटफुल के बाद टू तब लगेगा जब आगे कोई व्यक्ति का नाम आ रहा हो, कोई व्यक्ति आ रहा होगा तब टू लगाइए, अगर कोई थिंग आ रही है तब क्या लगाना है, फॉर। इसका मतलब ग्रेटफुल के साथ टू भी लगता है, ग्रेटफुल के साथ फॉर भी लगता है। अगर ग्रेटफुल के बाद पर्सन आएगा तो टू लगाएंगे, अगर ग्रेटफुल के बाद थिंग आएगा तो फॉर लगाएंगे। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आई एम ग्रेटफुल यू फॉर यू, तो यू क्या है, यू तो अगर देखें पर्सन है, और पर्सन के पहले हम क्या लगाते हैं, पर्सन के पहले तो हम टू का यूज करते हैं ना, तो जब यहाँ फॉर आ गया तो इसका मतलब यही हमारा क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे फॉर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, टू होना चाहिए था। लेकिन उसी से देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है, चूंकि मिलता जुलता है तो इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। कह रहे हैं कि आई एम ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल हूं आपके लिए नहीं, योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए। तो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट, और सपोर्ट जो होगा ना वो थिंग की कैटेगरी में जाएगा। जब थिंग कैटेगरी में जाएगा तो थिंग के पहले टू नहीं लगाते, पहले क्या लगाते हैं हम, बल्कि फॉर का यूज करते हैं। ठीक, इसका मतलब जहां होना चाहिए था फॉर वहां लगा है टू, जहां लगना चाहिए टू वहां लगा हुआ है फॉर। तो ग्रेटफुल के साथ टू लगाएंगे कब, जब आगे पर्सन आएगा, ग्रेटफुल के साथ फॉर लगाएंगे कब, जब आगे थिंग आएगा। तो मे बी ये भी आप समझ में आ गया होगा आपको। अब और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, और कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ टू लगता है, तो यहां देखिए बहुत ढेर सारे ऐसे वर्ड तो और भी होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है उसको यहां पे नोट कर दिया गया। जैसे अकस्टम, तो अकस्टम्ड के साथ टू, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, एग्रीएबल टू, एप्लीकेबल टू, एक्सेस टू, अप्रोच टू, अटेंशन टू, क्लेम्ड टू, कॉन्ट्रास्ट टू, इक्वल टू, इंजूरियस टू, लिसन टू, इन सब के साथ क्या करते हैं हम, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर देखें तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आई प्रेफर के साथ हमें पता है देन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसका प्रयोग होता है, टू, इसलिए हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, बल्कि हमारा सेंटेंस होना चाहिए आई प्रेफर टू होना चाहिए देन के। तो आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए हम मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट। क्यों कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब ऐसे सब्जेक्ट, वैसे सब्जेक्ट तो सभी की बात करते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसके लास्ट में एस लगा हो। जैसे देखिए यहाँ पे आया है, यहाँ पे जो आया है जैसे मैथमेटिक्स, तो इसमें क्या है, एस लगा है, फिजिक्स एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स एस लगा हुआ है, स्टैटिक्स एस लगा हुआ है, सिविक्स एस लगा हुआ है, एथिक्स एस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स हो गया, टैक्टिक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, और एथलेटिक्स। तो मतलब यहाँ स्पेशली हम उन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसके लास्ट में एस आता है। इनके साथ क्या करते हैं, करेक्शन बना के पूछ लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से करेक्शन बनते हैं, तो 2 से 3 प्रकार के करेक्शन बनते हैं, उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले ये जानते रहिएगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट बनकर आता है, जैसे अगर कोई भी सब्जेक्ट का नाम सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाई जाती, बल्कि हमेशा क्या लगाई जाती है, सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। तो क्वेश्चन आपने जो एग्जाम में पूछा था वहां आर लगाया गया था, तो आर नहीं होना चाहिए, क्या, इज होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स इज लगाएंगे, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिजिक्स इज, आर नहीं कर सकते आप, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इज लगाना पड़ेगा, आर लगा देंगे तब भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये तो पहली कंडीशन। और कंडीशन आके देख लेते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, फिर ये बताया गया कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके लास्ट में एस लगा होता है, इन सब्जेक्ट्स के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर आप लगा देते हैं यहां इज तो आपने लगाया है, इज यहां पर भी, इज यहां पर भी, लेकिन आपने यूज क्या कर दिया, ए या एन का प्रयोग कर दिया। तो जो इन सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। जब नहीं किया जाता तो हो सकता है वर्ब सिंगुलर लगा के दे दें, लेकिन ए या एन लगा दें पहले, तब भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको यह भी याद रखना है कि इन सब्जेक्ट्स के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, फिर आ जाते हैं देखिए अगली कंडीशन में क्या है, कह रहे हैं कि इन ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इन सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन का मतलब कंडीशन जुड़ी है। कौन सी कंडीशन है, ध्यान से देखिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर इन सब्जेक्ट के बाद, अगर इन सब्जेक्ट्स के तुरंत बाद क्या करते हैं आप, इन जैसे ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक, अगर इन सब्जेक्ट्स के पहले आप द लगा रहे हैं और आगे डायरेक्ट क्या रही, वर्ब, इसका मतलब इन सब्जेक्ट के बाद अगर तुरंत वर्ब आएगी तो याद रखिएगा तब ना तो ए एन ही लगेगा ना तो द ही लगेगा, तो यहाँ द भी नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ क्या लगा दिया गया कि ये रॉन्ग है ये। ठीक, अगर आप लगाते हैं सब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, कोई सब्जेक्ट के पहले द लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ रही हो, तब ये रॉन्ग हो जाएगा।
लेकिन अगर आप सब्जेक्ट यहाँ पे है, सब्जेक्ट के पहले द लगा रहे हैं लेकिन उसके बाद ऑफ करके आ गया, ऑफ अगर प्रीपोजिशन दिख गया ना तो उसके बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, और आगे की जो वर्ब मिलेगी ना वो वर्ब भी क्या रहनी चाहिए, प्लूरल। इसका मतलब तब द लगा सकते हैं अगर इसके मैथमेटिक्स जो भी सब्जेक्ट के बाद अगर ऑफ आ गया, अगर ऑफ आ गया है तो आगे द लगेगा, लेकिन आगे जो वर्ब आएगी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ द लगा सकते हैं भी और नहीं भी, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जैसे यहाँ है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जो हमारा है तो मैथमेटिक्स के पहले द लग गया लेकिन आगे ऑफ नहीं आया। जब ऑफ नहीं आया तो यहाँ पे इज तो ठीक है वर्ब, लेकिन यहाँ द भी फिर नहीं लगेगा तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिजिक्स आया है, फिजिक्स इज तो लगाएगा यहाँ सही है, लेकिन यहाँ पे द लगाया गया। द लगने का मतलब है कि फिजिक्स के बाद ऑफ वाला सिस्टम बनना चाहिए, लेकिन नहीं लगा है तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही सेंटेंस अगर आ गया द मैथमेटिक्स और द तो लगा है और आगे ऑफ भी आ गया, जब ऑफ आ गया तो आगे की वर्ब भी अब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अगर यहाँ सिंगुलर कर देंगे वर्ब तब सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ फिजिक्स, फिजिक्स के पहले द लगा है और आगे ऑफ वाला सिस्टम भी बना हुआ है, जब ऑफ आ गया तो आगे की वर्ब भी देखना है, वर्ब भी प्लूरल आई है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इन जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं इनके पहले अगर द लगा रहे हैं तो आगे ऑफ भी आना चाहिए, ऑफ लगा के कोई नाउन आने के बाद आपको वर्ब भी प्लूरल भी दिखनी चाहिए। अगर यहाँ वर्ब भी सिंगुलर कर देंगे तब भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मे भी आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि इन सब्जेक्ट्स के पहले, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स के पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग आ जाए तो इन वर्ब, इनके साथ जो वर्ब लगती है ना वो हमेशा क्या लगती है, प्लूरल फॉर्म में लगती है। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया भी गया है, देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देयर, अगर इनका प्रयोग इन सब्जेक्ट्स के पहले हुआ है तो आगे की वर्ब अब सिंगुलर नहीं आएगी, प्लूरल फिर से लगने लगेगी। ठीक, तो जैसे यहाँ देखिए है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के पहले क्या आया, हिज, हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो आगे की वर्ब जो आएगी प्लूरल आनी चाहिए, तो प्लूरल आया तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब यहाँ अगर सिंगुलर वर्ब कर देंगे सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से फिजिक्स के साथ हमें पता है कि हम इज लगाते थे लेकिन आगे क्या आ गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया तो आर ही आएगा, तो हमारा सेंटेंस ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ हर आया है, इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है और इसके पहले क्या आ गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जब पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया तो आगे क्या आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी, इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर इन सब्जेक्ट के पहले आएगा तो आगे की वर्ब सिंगुलर न लगा के हम क्या लगाएंगे, प्लूरल का प्रयोग करेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आ जाते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैज बीन सफरिंग, ये सफर कर रहा है फ्रॉम फीवर, फीवर से, और कब से कर रहा है, सिंस 3 डेज, 3 दिनों से। तो अब देखिए यहाँ जो प्रॉब्लम है, ये भी तो हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 डेज आया है, 3 डेज, 3 दिन। वो 3 दिन कौन से हैं, 3 दिन का नाम नहीं बताया गया है। इसका मतलब निश्चित समय नहीं, अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के पहले हम सिंस का प्रयोग नहीं करते बल्कि किसका करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ ये मिस्टेक है, तो यहाँ सिंस नहीं लगेगा, यहाँ क्या होना चाहिए था, फॉर का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। इससे बनने वाले और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, पहले इसकी कंडीशन आइए समझ लेते हैं। देखिए यहाँ जैसे कुछ फॉर या सिंस का यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई गई, पहले इस कंडीशन को समझ लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन में क्या आ जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम, अगर क्वेश्चन में आता है पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जिसे हम निश्चित समय कहते हैं, तो निश्चित समय के पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में निश्चित समय के पहले हम क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही निश्चित समय किस में आ जाए, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में याद रखिएगा कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो फ्रॉम लगेगा। इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में निश्चित समय के पहले हम सिंस लगाते हैं, लेकिन जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें हम सिंस का प्रयोग न करके फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक, और तीसरी कंडीशन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब अनिश्चित समय। अनिश्चित समय चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सबके साथ हम फॉर ही लगाते हैं। ठीक, इसका मतलब निश्चित समय के लिए दोनों प्रेजेंट पास्ट के साथ सिंस, फ्यूचर के साथ फ्रॉम, लेकिन अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ये तो पहली कंडीशन होगी नॉर्मल। अब इसी से रिलेटेड देखिए अगली कंडीशन क्या है,
देखिए अब यहाँ पीरियड ऑफ टाइम को थोड़ा समझना है। हमें पता है कि हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ आपको बताया गया कि पीरियड ऑफ टाइम, जो यहाँ बताया गया ना कि यहाँ देखिए जैसे अनिश्चित समय, आपको बताया गया कि जैसे पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए अगर इसी पीरियड ऑफ टाइम के लास्ट में क्या आ जाए, एगो आ जाए, तब हम फॉर का प्रयोग नहीं करते बल्कि सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये तो पहली कंडीशन हो गई। फिर अगर इसी पीरियड ऑफ टाइम, अगर इसी पीरियड ऑफ टाइम के पहले अगर लास्ट या पास्ट में से कोई एक वर्ड आ जाएगा ना, तो फिर से हम किसका यूज करते हैं, सिंस। या तो हम सिंस लगाते हैं या तो फॉर द, ये दोनों मिलाकर साथ साथ चलते हैं। तो या तो सिंस, अगर देखिए पीरियड ऑफ टाइम के पहले क्या आ गया, लास्ट या पास्ट, अगर ये शब्द आ गया, लास्ट या पास्ट शब्द आ जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, या तो लगाते हैं सिंस या तो लगाते हैं फॉर द। फॉर द दोनों मिलकर सिंस की तरह काम करने लगते हैं। तो यहां चाहे लगाइए सिंस या तो लगाइए फॉर द। कब लगाएंगे, जब लास्ट या पास्ट रहेगा पीरियड ऑफ टाइम के पहले, ठीक। ये तो हो गई क्या, कंडीशन। अब आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चंस क्या आया है कि ही हैज बीन सफरिंग, ही हैज बीन सफरिंग, वह सफरिंग कर रहा था। कब से कर रहा था, फॉर फीवर, और सिंस 3 days एगो। तो यहां क्या आया, 3 days, तो यहां पर भी आया था, हमने यहां क्या लगाया था, यहां हमने फॉर का प्रयोग किया था। लेकिन अब यहां चूंकि लास्ट में क्या आ गया, एगो आ गया, तब यहां फॉर नहीं लगेगा, सिंस ही लगेगा, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, ये सही हो जाएगा। फिर यहां देखिए ही हैज बीन सफरिंग, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्रॉम फीवर, ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है कि लास्ट 3 days, तो यहां पे क्या आया है, 3 days तो आया है, लेकिन लास्ट इसके पहले क्या आ गया, लास्ट। जब ये पीरियड ऑफ टाइम के पहले क्या लास्ट या पास्ट आ जाता है, तो हम क्या लगाते हैं, या तो सिंस लगाते हैं या तो फॉर द लगाते हैं, इसलिए हमारा ये भी सेंटेंस क्या है, राइट है। फिर यहां देखिए ही हैज बीन सफरिंग, यहां तक सही है, फ्रॉम फीवर ये भी सही है। फिर यहां आया है 3 days तो आया है, लेकिन 3 days के पहले लास्ट आ गया, और लास्ट के पहले हमें पता है क्या हम लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, लेकिन फॉर अकेले नहीं लगता। अगर लगेगा तो फॉर के साथ द लगेगा, अकेले लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फॉर, और इसमें क्या आ गया, लास्ट, यहाँ 3 days आया है, 3 days के बाद लास्ट वर्ड आया है, लेकिन इसमें फॉर अकेले आया था, लेकिन इसमें फॉर के साथ द भी आया। जब फॉर के साथ द आता है ना, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, राइट आ जाता है। या तो फॉर के साथ द आए या तो सिंस अकेले आए, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें आएंगे तो ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर से क्या कर रहा था, वो सफर कर रहा था, और कब से कर रहा था, 3 days तो आया है, इसके पहले लास्ट भी आया है, लेकिन लास्ट के साथ क्या यूज कर दिया गया है, सिंस द। तो याद रखिएगा फॉर के साथ द लगाकर आता है, सिंस अकेले आता है। अगर सिंस के साथ द लगा देंगे तब भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मे भी ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर थोड़ा जल्दी जल्दी अगर हो रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, थोड़ा पॉज करके या रिवर्स करके देख लेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। तो ये आपको क्या करना है, इन्हीं कंडीशंस को बस याद रखना है कि जो आपको ये कंडीशंस बताई गई। अगर ये कंडीशंस आपको सब समझ में आ जाएंगे तो सभी क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि he is one of the best men that हैव ईवर लिव्ड, ठीक। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, थोड़ा सा यहाँ कंडीशंस पहले समझ लेते हैं। देखिए जैसे याद रखिएगा एक चीज, जब भी वर्ड आएगा वन ऑफ द के बाद, जनरली आपको वन ऑफ के बाद ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, अगर सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन है तो आपको सुपरलेटिव मिलेगी। और वन ऑफ अगर आ गया सेंटेंस में ना, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। यहाँ प्लूरल भी आया है, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, यहां तक बिल्कुल सही है। दैट, अब यहां आ गया दैट, तो दैट जानते रहिएगा, दैट हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, ये ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन हैं कि इनके पहले जो होता है ना, इनके पहले जो होता है, जो नाम होता है नाउन प्रोनाउन, उसी के अनुसार आगे की वर्ब आती। अब यहाँ क्या आया, यहाँ आया है मेन, तो जो मेन है, मेन सिंगुलर है कि प्लूरल, ये प्लूरल है। जब प्लूरल है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब क्या कर रही है, तो यहाँ पे हैज नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हैव होना चाहिए था। जैसे हैव करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट, लेकिन ये हमारा सेंटेंस क्या था, इनकरेक्ट था, ठीक। अब यहाँ देखिए आ जाएंगे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट हो गया। अब मैंने भी है, लेकिन याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ हु का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि दैट का प्रयोग किया जाता है, जैसे इसमें किया गया। क्योंकि यहाँ हु, यहाँ पे देखिए मेन है, हैव भी बिल्कुल सही है कि हु के पहले क्या आया है, मेन, और यहाँ हैव लगा दिया गया, इसके अकॉर्डिंग तो सही है। लेकिन ये हु क्या यहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों कि जब सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट लगता है, हु का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसकी वजह से हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। फिर देखेंगे यहाँ वन ऑफ द बेस्ट आ गया, वन ऑफ द बेस्ट, और यहाँ मैन आ गया, और यहाँ पे क्या आया है, दैट आया है।
है, दैट बिल्कुल सही आया, हैव भी आया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वन ऑफ के साथ जो सिस्टम बनता है ना वो प्लूरल नाउन आता है, यहाँ नाउन सिंगुलर कर दिया इस बार, तो यहाँ मैन आ गया, यहाँ मेन होना चाहिए था। दैट आया, दैट के बाद यहाँ हैव आया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ मैन नहीं होना चाहिए था, मेन होना चाहिए था, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो गया। देखिए कहाँ कहाँ पे करेक्शन बनाए जा सकते हैं वो हम आपको डिस्कस करके बता रहे हैं, ठीक, कि जरूरी नहीं कि जो पैटर्न एग्जाम में है उसी को सेम पैटर्न आएगा, हो सकता है कहीं किसी और लॉजिक का यूज कर लें। अब देखिए इसमें क्या है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, तो वन ऑफ द बेस्ट आया है, मेन भी आया है और दैट आया है, और दैट के बाद याद रखिएगा जब इस तरह सेंटेंस बनते हैं तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनता बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का ईवर का यूज जानते रहिएगा, यहाँ पे ईवर का यूज जनरली जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हम करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, और ये जो पास्ट इंडेफिनिट आ गया इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक। और अगर नेक्स्ट देखेंगे तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, फिर से वही मैन कर दिया गया, यहाँ मैन कर दिया गया है, दैट हैव ईवरली, तो यहाँ चूंकि मैन आया है तो मैन की वजह से भी हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक। अब इसी से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, देखिए अगर जैसे आपको बताया गया कि दैट किसके साथ, पहली चीज क्या बताया गया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप क्यों क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक। और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ दैट लगता है, तो याद रखिएगा अगर किसी सेंटेंस में ओनली का प्रयोग दिख जाए, अगर ओनली दिख जाएगा ना तो आगे हु या विच, जैसे अगर सेंटेंस में आ गया हु या फिर हुम, ठीक, या फिर विच, इनमें से फिर कोई भी चीज नहीं लगेगा, इनका कोई प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दैट ओनली के साथ हम क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। पहले में होम लगाया गया है इसलिए हम इसको कट कर देंगे, ओनली के साथ आगे सेंटेंस दैट से बढ़ा है इसलिए हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे वर्ड आया है सच, याद रखिएगा सच और सेम दो ऐसे वर्ड हैं, जैसे यहाँ देखिए आपको बताया भी गया है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, सच आ जाए तो सच के साथ हमेशा एज आता है, और सेम के साथ भी क्या आता है, एज आता है। अब यहाँ हु गलत हो जाएगा, हुम भी गलत हो जाएगा, दैट भी गलत हो जाएगा, विच भी गलत हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ सच आया है तो सच के साथ हु नहीं लगता है, दैट सॉरी एज लगता है, तो यहाँ एज होना चाहिए था लेकिन हु आया है इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। फिर यहाँ पे सच आया है, सच अ मैन के साथ यहाँ क्या लगा दिया गया, दैट, तो हमें पता है हु और दैट ये सब कुछ नहीं लगेंगे तो ये भी गलत हो गया। फिर देखेंगे सच आया है, सच अ मैन, एज आ गया, एज तो आ गया यहाँ पे तो आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। कहेंगे फिर क्यों करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट, क्योंकि सच जो होता है ना, सच जो आएगा, जस्ट मिनट, यहाँ पे जो सच आता है, सच के बाद याद रखिएगा जो आएगा सच, सच के बाद आता है आपका ए या एन, अगर सब्जेक्ट आगे नाउन प्लूरल सिंगुलर आ रहा है तब उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। ये आर्टिकल जो होगा सच के बाद आता है, सच के पहले नहीं आता। और इसमें देखिए क्या कर दिया गया है, सच मैन के पहले आर्टिकल लगा दिया गया, जब आर्टिकल हमें पता है मैन और सच के बीच में आर्टिकल, देखिए सब में क्या लगाया गया है, बीच में लगाया गया है, बीच में, लेकिन इसमें उठाकर आगे कर दिया, सच के बाद हमेशा आर्टिकल लगता है, सच के पहले नहीं लगता। आगे का सेंटेंस तो सब कुछ सही बना दिया गया लेकिन आर्टिकल की मिस्टेक कर दी गई, इसीलिए हमारा सेंटेंस ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। फिर देखिए ही इज सच अ मैन, सच भी आ गया, आ लगा, सच के बाद ए लगाकर मैन भी कर दिया गया, और सच के साथ हम क्या यूज करते हैं, यहां सच के साथ हम यूज करते हैं आपका यहां पे एज का यूज करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एज का भी यूज किया गया, ये हो गया सच, और सच के साथ क्या यूज किया गया, एज किया गया। और चूंकि एज के पहले जो नाउन प्रोनाउन रहेगा उसी के अनुसार आगे एक वर्ब भी आएगी, आगे मैन है तो यहाँ हैज आ गया है, तो ये भी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो मे भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ और ट्रिक्स समझ लीजिए, जैसे कुछ है किसके साथ कौन कौन सी चीजें फिक्स हैं आना। तो देखिए अगर सेंटेंस में सच आया है तो सच के साथ एज आना चाहिए, द सेम आया है तो द सेम के साथ भी क्या आएगा, एज का प्रयोग होना चाहिए। उसी तरह से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, हु से हुई है तो आगे दैट आना चाहिए। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग व्हाट से हुई है तो आगे जो भी चीज आएगा क्या आएगा, दैट आएगा। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑन से हुई है तो क्या आएगा, दैट। अब दैट क्या क्या चीजें नहीं आएंगी इसमें, ना तो आपका हु आ सकता है, न तो इसमें हुम का सिस्टम काम करेगा, न तो इसमें आपका जो होता है विच का सिस्टम काम करेगा, और ना तो आपका एज का सिस्टम काम करेगा। ये सब कुछ भी नहीं आएंगे अगर सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा, हु, व्हाट या ऑन से शुरू होगा तो आगे आपको दैट ही मिलना चाहिए, ठीक। उसी तरह से अगर सेंटेंस में क्या आएगा, अगर सेंटेंस में ओनली का प्रयोग हो जाए, अगर सेंटेंस में ओनली का प्रयोग हुआ है तो ओनली का सेट भी क्या होता है, दैट होता है। ये व्हाट, विच, ये सारी चीजें, हु, हुम, ये सब कुछ नहीं होते। उसी तरह अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग आ जाएगा तब भी क्या लगाएंगे हम, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो मे भी ये क्या है, ट्रिक है, इसको आप जानते रहिए।
रहेगा। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में क्या, अभी तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, तो चलिए अभी के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। बस इतना याद रखिएगा, जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उसको बार बार उसको देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि मेन ट्रिक समझना है कि अगर ये वर्ड आ गया तो हमें कैसे सेंटेंस को सही करना है, कैसे नहीं। तो चलिए आज के लिए तय रखते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं, सारी चीजें समझ में आ रही हैं नहीं। तो चलिए आज कितना रखते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।